देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग में बीजेपी ने ऐसे कई राज्यों में जीत का पताका लहराया जहां पहले पार्टी सत्ता में नहीं रही। कई नए नए रिकॉर्ड्स बने। असम, त्रिपुरा जैसी राज्यों में बीजेपी पहली बार अकेले अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आई। हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठा। कुल मिलाकर उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बीजेपी ने अपना भगवा लहराया। लेकिन दक्षिण भारत की ओर जाते जाते बीजेपी का विजय रथ डगमगाने लगता है। बीजेपी 3 दशकों से दक्षिण के राज्यों में पैर फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका रथ कर्नाटक तक रुक जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना की तो बात दूर। इस बार तो कर्नाटक की जनता ने भी बीजेपी को धोखा दे दिया। लेकिन क्यों? आखिर दक्षिण में ऐसा क्या है जहां जाकर बीजेपी हार जाती है? क्या सच में दक्षिण कांग्रेस पर लट्टू है और उत्तर बीजेपी पर? दक्षिण में कैसा है बीजेपी का जनाधार? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा के लिए मिशन साउथ इम्पॉसिबल टास्क बनता जा रहा है। इस पर दुनिया की नजर तब गई जब पिछले साल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए और दक्षिण भारत में बीजेपी लगातार 2 बड़े राज्यों में हार गई, एक कर्नाटक और दूसरा तेलंगाना। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका कर्नाटक हार के बाद लगा, क्योंकि कर्नाटक दक्षिण भारत का इकलौता ऐसा राज्य था जिसने भाजपा के लिए सबसे पहले दरवाजे खोले थे। बट इन रिजल्ट्स के साथ बीजेपी दक्षिण में साफ हो गई। हालांकि पुडुचेरी में वहां सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा वो जरूर है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अपने पैर पसार रही है। वही इस बार तेलंगाना भी कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आया। के चंद्रशेखर की पार्टी बीआरएस चुनाव हार गई और वहां पहली बार कांग्रेस सत्ता में आई। वही इसके उलट उत्तर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, जहां एक बार और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी की। वही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की विदाई हो गई और वहां भी अभी भगवा लहरा है। विधानसभा चुनाव के इन परिणाम ने नॉर्थ साउथ को लेकर फिर से एक बार बहस छेड़ दी है। कहीं ना कहीं इन रिजल्ट्स का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, जिसके लिए बीजेपी दक्षिण में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए जान लगा रही है। अब देखा जाए दोस्तों, तो दक्षिण के इन राज्यों में 130 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी महज 29 सीटें बीजेपी के पास है, जिसमें से 25 अकेले कर्नाटक से है, जबकि 2019 में 4 सीटें तेलंगाना से जीती थी। इससे आप समझ सकते हो कि बाकी के राज्यों में बीजेपी के कैसे हालात होंगे। दक्षिण को प्रमुखता से लेने की एक वजह और भी है। दरअसल नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर सीटें मिली है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बीजेपी की सरकार है। पूर्वोत्तर में भी कमल खिल चुका है। उत्तर भारत के जिन राज्यों में अभी वह सत्ता में नहीं है, वहां भी वह प्रमुख विपक्षी दल है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही है। अब ऐसे में बीजेपी इस बात का ध्यान भी रख रही है कि अगर यहाँ पर सीटें कम हो गई तो इसकी भरपाई साउथ से की जा सके। दक्षिण में जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी के पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं है। वही आंध्र प्रदेश और केरल में तो पार्टी का एक एमपी तक नहीं है। जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी को महज 1% वोट मिले थे। आंध्र प्रदेश की तरह भाजपा के सामने तमिलनाडु में भी चुनौती बढ़ी है। दरअसल दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं है। बीजेपी की छवि हिंदूवादी पार्टी की है और तमिलनाडु द्रविड़ आंदोलन की जमीन रही है। इसके साथ ही भाजपा पर लगा हिंदू पार्टी का टैग ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। इसके अलावा वहां की प्रमुख पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से उसका गठबंधन था, लेकिन 25 सितंबर 2023 को उसने भी बीजेपी से दूरी बना ली। एआईएडीएमके की इस फैसले के पीछे की वजह बीजेपी की राजनीति का तरीका है। जी हाँ, तमिलनाडु में बीजेपी के नेता जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उससे एडीएमके काफी दिनों से नाराज चल रही थी। पार्टी के उप महासचिव केपी मुनुस्वामी का कहना है कि भाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई समेत अन्य नेता एआईएडीएमके के आदर्शों पर लगातार हमला ही बोल रहे थे। साथ ही जयललिता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री सीएम अन्नादुराई जैसे नेताओं को लेकर भी टिप्पणी कर रहे थे।
इससे एआईएडीएमके के नेता और कार्यकर्ता खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले और उसके साथ ही अप्रैल 2026 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होना है। पार्टी के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि भाई तमिलनाडु की राजनीति कुछ अलग है। वहां की जनता बारी बारी से डीएमके और एडीएमके को मौका देती रहती है। बीजेपी की राजनीति में जिस तरह हिंदुत्व का मुद्दा फोकस पॉइंट में रहता है, बीजेपी से गठजोड़ रखने से एआईएडीएमके को 2024 के लोकसभा और 26 के विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही भाजपा की वजह से कंप्यूटर डीएमके को भी हमलावर होने का ज्यादा मौका मिल रहा था। आगामी दोनों चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर एडीएमके ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया। दक्षिण के एक और इम्पोर्टेंट राज्य केरल में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी का यहाँ पर कोई विधायक नहीं है। ऐसा तब है जब उसके लोकल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस की यहाँ 4500 से भी ज्यादा शाखाएं होने का दावा किया जाता है। राज्य में एक बड़ी आबादी ईसाई समुदाय की है और बीजेपी की नजर इसी पर है। लेकिन यहाँ भी हिंदूवादी पार्टी होने का जो टैग है बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। हाल ही में कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को उम्मीद है कि वह इस समुदाय को अपने पाले में खींचने में सफल होगी। कुल मिलाकर कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के पास कोई बड़े कद का नेता नहीं है, ना ही किसी लोकल और बड़ी पार्टी का सपोर्ट, जिसकी कमी हर राज्य में देखने को मिल रही है। यही सवाल है जिसके बारे में बीजेपी सोच रही है, जिससे कि न सिर्फ पार्टी का आधार मजबूत हो सके बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 में ठीक ठाक सीटें भी जीत सके। तो क्या ऐसे में बीजेपी 2024 में दक्षिणी राज्यों को रिझा पाएगी? इस वीडियो में हमने दक्षिण के 6 राज्य मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी के जनाधार का एनालिसिस किया है। इस एनालिसिस के लिए हमने 2 बिंदुओं पर फोकस किया है। पहले, इन राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर और दूसरा, राज्यों में जिन सीटों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा है वहां पर पार्टी का वोट प्रतिशत। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। देखिए, तमिलनाडु दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्यों में से आता है। यहाँ कुल 234 विधानसभा और 39 लोकसभा सीटें। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एडीएमके के साथ गठबंधन था। एआईएडीएमके के सहयोग की वजह से 20 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी मात्र 4 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2.62 रहा था। वही 2016 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ना एआईएडीएमके के साथ और ना ही डीएमके के साथ, उस चुनाव में बीजेपी 128 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन किसी सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी। यहां तक कि 180 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। 188 सीटों पर लड़कर भी बीजेपी का वोट शेयर मात्र 2.84 रहा था। ऐसे ही कुछ 2011 और 2006 की विधानसभा चुनाव में भी हुआ है। तमिलनाडु की लोकसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन तो और भी खराब रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके के साथ होने के बावजूद भाजपा को किसी सीट पर जीत नहीं मिली। 2009 और 2004 के आम चुनाव में भी बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। हालांकि 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी को डीएमडीके और एमडीएमके और पताली मकम काचिन से गठबंधन का लाभ जरूर मिला था। वही बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से उन्हें 1 सीट पर जीत मिली थी। यहाँ बीजेपी का वोट शेयर 5.5 पर रहा था। तमिलनाडु में विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी के अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालने से पता चलता है कि भाई वो खुद की बदौलत 1 सीट भी जीतने में सक्सेसफुल नहीं रही। अब कर्नाटक, देखिए, सीटों के लिहाज से तमिलनाडु के बाद कर्नाटक दक्षिण भारत में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ विधानसभा में 224 सीटें और लोकसभा की 28 सीटें। दक्षिण भारत में यही एक राज्य है जिसको लेकर बीजेपी दावा कर सकती है कि उसकी सियासी जमीन कुछ हद तक मजबूत है। हालांकि मई में प्रदेश की सत्ता खोने के बाद यह कहा जा सकता है कि भाई कर्नाटक में भी बीजेपी की राह आसान नहीं रही। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि कर्नाटक में बीजेपी की सियासी जमीन जिस एक शख्सियत की वजह से इतनी मजबूत हुई थी, वह नेता अब राजनीति से अलग हो चुके हैं।
हम बात कर रहे हैं 80 साल के बीएस येदियुरप्पा की। बीएस येदियुरप्पा का ही कमाल था कि 2008 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कर्नाटक में शानदार प्रदर्शन कर 110 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और पहली बार अपने दम पर दक्षिण भारत की किसी राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। 2013 विधानसभा चुनाव छोड़ दे तो पिछले 6 विधानसभा चुनाव बीजेपी का कर्नाटक में जो भी प्रदर्शन रहा था उसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि 2013 में येदियुरप्पा बीजेपी से अलग हो गए, जिसके बाद पार्टी चुनाव में बहुत बुरी तरह से हारी। बीजेपी का वोट प्रतिशत सीधा गिरकर जो है 20% हो गया। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक में अब तक बीजेपी की जो राजनीतिक हैसियत बनी उसमें से सबसे बड़ा हाथ बीएस येदियुरप्पा का था। अब येदियुरप्पा एक्टिवली पार्टी का चेहरा नहीं रहने के बाद भाजपा के लिए कर्नाटक की डगर मुश्किल हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा एचडी कुमार स्वामी की रीजनल पार्टी जीडीएस को अपने पाले में लाने में कामयाब हो गई है, लेकिन इसका बीजेपी को कितना फायदा होगा यह 2024 के चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। आंध्र प्रदेश, देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश सीटों के लिए सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीटें हैं, वही लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कभी कोई खास जनाधार नहीं रहा। हालांकि 1990 में जब तेलंगाना अलग राज्य नहीं बना था तब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन की वजह से बीजेपी को कुछ सीटों पर जीत मिली। चंद्रबाबू नायडू वो नेता थे जिन्होंने 1990 के दशक में खुलकर भाजपा का समर्थन किया था। टीडीपी अटल सरकार के दौरान एनडीए का हिस्सा थी और टीडीपी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी एनडीए का हिस्सा रही है। बीते कुछ सालों में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव आम चुनाव के साथ ही हुए हैं। बीजेपी का जनाधार कम रहा है यहाँ पे, लेकिन टीडीपी के गठबंधन की वजह से बीजेपी ने 2014 में 4 विधानसभा सीटें और 2 संसदीय सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 2% और लोकसभा चुनाव में 7% रहा, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है। वह दोनों ही चुनाव में पार्टी वोट प्रतिशत 1% से कम रहा है। इन दोनों चुनाव में भाजपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई। लंबे समय से टीडीपी का साझेदार रहने के बावजूद भाजपा राज्य में अपना जनाधार मजबूत करने में कामयाब नहीं हो पाई। वह टीडीपी की छत्रछाया के बाहर नहीं निकल सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दोस्तों कि क्या बीजेपी एक बार फिर आंध्र प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर अपनी सीटें बढ़ाने के लिए किसी साझेदार को ढूंढेगी। केरला, देखिए केरला की राजनीति में बीजेपी एक कमजोर खिलाड़ी रहा है। हालांकि आरएसएस की कार्यकर्ताओं का बेस केरल में मजबूत है। 2014 से राज्य में बीते 4 चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 10 से 13% के आसपास रहा है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 13% रहा है। पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में मेट्रोमैन ई श्रीधर को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में भी पार्टी का परफॉर्मेंस 2016 की विधानसभा चुनाव की तरह ही रहा। बीजेपी के पास केरल में ऐसे नेताओं की भारी कमी है जिनके नाम पर वहां के लोग चुनाव में समर्थन दे सके। इस कमी को मिटाने के लिए बीजेपी प्रयास में जुटी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी इस साल अप्रैल में बीजेपी में शामिल हुए थे। यह उसी रणनीति का हिस्सा है। केरल की राजनीति में शुरू से ही कांग्रेस और सीपीएम का आधिपत्य रहा है, जो अभी तक कायम है। केरल के लोग जिस तरह से राजनीति को लेकर विचार रखते हैं, उसे देखते हुए फ्यूचर में कांग्रेस सीपीएम की आधिपत्य को चुनौती देना बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं लगता। अब तेलंगाना, देखिए पुडुचेरी छोड़ दे तो दक्षिण भारत में तेलंगाना में सबसे कम सीटें हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें, वही लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बनाने के बाद से ही तेलंगाना की राजनीति पर बीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव का एक क्षेत्र राज जारी है। तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 7% वोट के साथ महज 1 सीट ही जीत पाई।
लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी 4 सीटों पर अपना परचम लहराने में कामयाब रही। भाजपा का वोट शेयर भी 19.45 तक पहुंच गया। ऐसा कर बीजेपी ने केसीआर को फ्यूचर में चुनौती देने की हुंकार भरी थी। लेकिन पिछले 1.5-2 साल में केसीआर ने फिर से जनता की नफ्स को पकड़कर पार्टी को मजबूत कर लिया है। केसीआर की लोकप्रियता तेलंगाना में अभी इतनी ज्यादा है दोस्तों कि किसी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, उसके आगे सब फेल है। वही बीजेपी बंदी संजय कुमार के पिछले 3-4 सालों की कड़ी मेहनत की वजह से तेलंगाना में थोड़ा बहुत पॉपुलर होने में कामयाब रही। लेकिन फिर चुनाव से कुछ महीने पहले बंदी संजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर उसने अपने पैर पर कुड़ाली मार ली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंदी संजय कुमार के ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की तारीफ कर चुके हैं। अब यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, देखिए पुडुचेरी एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां 30 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की राजनीति में दूर दूर तक बीजेपी दिखाई नहीं देती। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी का वोट प्रतिशत 14% रहा था। तब बीजेपी ने एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने यहाँ जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दक्षिण भारत के इन राज्यों को पॉलिटिकल सिचुएशन और इलेक्शन एनालाइज से कुछ कंक्लूजन जरूर निकाली जा सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 में केंद्र में सत्ता में आई। उस वक्त से पार्टी का देशव्यापी जनाधार भी काफी बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का तबका भी बीजेपी को इस दौरान मिला। लेकिन बीजेपी को इस बात की कसक जरूर होगी कि वह देश के दक्षिणी राज्य में अपनी पकड़ नहीं बढ़ा सके। बीजेपी 2014 से केंद्र की राजनीति में छाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और अपने विशाल संगठन की वजह भाजपा उत्तर भारत के कई राज्यों में जीत का परचम लहराती आई है। लेकिन जैसे ही दक्षिण भारतीय राज्यों की बात आती है, बीजेपी का यहाँ असर कहीं गुमसा हो जाता है। इसकी वजह है कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के पास कोई बड़े कद का नेता नहीं है, ना ही किसी लोकल पार्टी का सपोर्ट है, जिसकी कमी हर राज्य में देखने को मिली है। बीजेपी ने जब भी एकाध सीट जीती है उसके पीछे की कोई लोकल पार्टी का सपोर्ट होता है या कोई बड़ा लोकल चेहरा। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि फिर से धीरे धीरे दक्षिण भारत में हर राज्य में सियासी जमीन मजबूत करे। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के लिए बीजेपी क्या रणनीति लेकर आएगी। और यह भी देखने वाली बात है कि भाजपा ने पहले जो वादे किए थे, जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसान की फसल दुगुना करेंगे, छोटी व्यापारियों को लोन देकर उनकी सहायता करेंगे, 15 लाख अपनी बैंक अकाउंट में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह मुद्दे तो मोदी सरकार पहले ही सुना चुकी है। किसानों को उनकी फसल के लिए अच्छे दाम मिलेंगे। यही सभी चीजें बोल बोल कर बीजेपी 2 बार चुनाव जीत कर आई है। और हिंदू प्रोपेगेंडा के द्वारा बीजेपी कितने बार चुनाव जीतेगी, लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएगी, यह देखने वाली बात है। बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, उनका अवैध तरीके से कमाया गया धन, इनको सुबट कर रही और आम आदमी को मिट्टी में मिला रही है। क्या मोदी सरकार अमीरों के लिए काम करती है या बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करती है? कुछ नाम तो आपको पता ही है जो कि दुनिया में अमीरों की टॉप 30 में आते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी सियासी जमीन मजबूत कर पाएगी? 2024 के इलेक्शन में उनको कितनी सीट मिल सकती है और बाकी राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा होगा? या बीजेपी चुनकर आ सकती है या नहीं आ सकती है? आप इसको वोट देने वाली हो? #वोट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।